नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 1967 के पटना में फणीश्वरनाथ रेणु के साथ। वो हमें उस विनाशकारी बाढ़ के बिल्कुल बीच ले जाएंगे। ये कोई किताबी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे उन्होंने खुद जिया था। और आज हम उसी अनुभव को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस वृत्तांत की शुरुआत ही एक एक अजीब सी बात से होती है। हमारे कथाकार रेणु जी 10 साल की उम्र से बाढ़ पीड़ितों के बीच काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद तैरना नहीं आता। सोचिए जरा, मतलब उन्होंने बाढ़ को हमेशा एक दूरी से देखा है, एक रिलीफ वर्कर की नज़र से, पर कभी उसे महसूस नहीं किया, एक पीड़ित की तरह। तो साल था 1967। हुआ ये कि पटना में लगातार 18 घंटे बारिश होती रही बिना रुके, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। लेखक के लिए बाढ़ अब कोई दूर की खबर नहीं रह गई थी। वो एक दर्शक से खुद उस कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। क्यों? क्योंकि पानी अब पटना शहर के अंदर था। जब ये खबर फैली कि पानी तो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में भी घुस गया है, तो शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लेखक भी समझ गए थे कि अब जो होना है वो होकर रहेगा। तो बस जरूरी सामान इकट्ठा किया, ईंधन, आलू, मोमबत्ती, माचिस, पीने का पानी, और फिर शुरू हुआ इंतजार। लेकिन कोई कितनी देर घर में बैठ सकता है? लेखक से रहा नहीं गया और वो शहर का हाल देखने निकल पड़े। और बाहर का जो नज़ारा था ना, वो बड़ा ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे सच और सपने के बीच की कोई जगह हो, वो वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ देखने को मिली, लोगों का रिएक्शन। आने वाली तबाही उनके लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि एक तमाशा बन गई थी। लोग सचमुच पानी देखने जा रहे थे और पानी देखकर लौट रहे थे, जैसे कोई मेला लगा हो। पूरे शहर में बस एक ही बात हो रही थी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, भाई पानी कहाँ तक पहुंचा? कुछ लोग डरे हुए थे, तो कुछ में एक अजीब सी उत्सुकता थी। और अफवाहें, वो तो पानी से भी तेज फैल रही थी। तभी भीड़ में से किसी की एक आवाज आती है, एक कड़वी सच्चाई। वो कहता है, जब दानापुर डूब रहा था, तब तो पटना के बाबू लोगों ने मुड़कर भी नहीं देखा। अब पता चलेगा। एक तरह से ये शहर के उस रवैये पर तंज था जो अक्सर गांव की मुसीबतों को नज़रअंदाज कर देता है। और फिर लेखक की नज़र उस पर पड़ती है। पहली बार वो अपनी आंखों से उस पानी को शहर में घुसते हुए देखते हैं। वो सिर्फ पानी नहीं था, वो गाढ़ा, मटमैला, झाग वाला पानी। लेखक उसे कहते हैं मौत का तरल दूत, जैसे मौत खुद एक संदेश लेकर आ रही हो पूरे शहर को निगल जाने का। अब रात हो चुकी थी। पूरा शहर जैसे अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहा था। लेखक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनका मन बस पुरानी यादों में गोते लगा रहा था, पिछली बाढ़ों की यादों में। उन्हें याद आता है 1937 का साल। तब भी ऐसी ही बाढ़ आई थी। उस जमाने में जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला लेकर सैर करने निकले थे। और आज 30 साल बाद कुछ अमीर लड़के लड़कियां नाव पर कश्मीर का मजा लेने निकले हैं, एस्प्रेसो बना रहे हैं। मतलब देखिए, वक्त बदल गया, पर बर्बादी के बीच कुछ लोगों का ये रवैया वो नहीं बदला। पर फिर उन्हें एक और याद आती है, जो इस सबसे बिल्कुल अलग है। एक डूबे हुए गांव के मुसहरों की, जो कई दिनों से खाने के नाम पर सिर्फ भुने हुए चूहे खा रहे थे। लेकिन वो एक ऊंची जगह पर बलवाही नाच रहे थे, गा रहे थे। जिंदगी का ये जज्बा देखिए, एक तरफ अमीरजादे हैं और दूसरी तरफ ये लोग जो सबसे बुरी हालत में भी जीना नहीं छोड़ रहे। तो ये बेचैनी भरी रात किसी तरह कटती है, और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, वो पल आ ही जाता है। वो पल जिसका डर पूरी रात शहर को सोने नहीं दे रहा था। घड़ी में सुबह के ठीक 5:30 बजे थे। बाहर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, और लेखक की जो थोड़ी बहुत नींद लगी थी वो टूट गई। बस एक ही शोर था, आ गया, पानी आ गया। पश्चिम की तरफ से पानी की एक मोटी धार झाग से भरी हुई सड़क पर ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर रेंगता हुआ आ रहा हो। लेखक भागे भागे अपनी छत पर जाते हैं, और जो मंजर वो देखते हैं, चारों तरफ बस कोलाहल था। लोगों की चीखें, पानी का शोर, और लहरें लहरें तो जैसे नाच रही थीं। ये तबाही का नाच था। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। सामने की दीवार की ईंटें देखते ही देखते डूबने लगीं। शहर की पहचान सब एक एक करके उस पानी में समा रही थी।
जो गोल पार्ट था वो डूब गया, उसकी हरियाली गायब। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि लग रहा था जैसे कोई नक्शे को ही मिटा रहा हो। कुछ ही पलों में पूरा का पूरा मंजर बदल गया। उस मटमैले उछलते कूदते पानी को देखकर लेखक के मन में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। उन्हें वो पानी नहीं बल्कि भूरे रंग की भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड लगता है, जो बस भागे जा रहा है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ। अब सोचिए, वो लेखक जिसने अपनी पूरी जिंदगी बाढ़ और उसके दर्द पर लिखा, आज वो खुद उसी बाढ़ के बीचों बीच फंसा हुआ है। एक लेखक के तौर पे वो एकदम लाचार महसूस कर रहे थे। तो एक राइटर का जो मन होता है ना, वो सबसे पहले जागा। उन्हें लगा, काश काश इस वक्त मेरे पास एक मूवी कैमरा होता या एक टेप रिकॉर्डर, ताकि मैं इस भयानक मंजर को, इन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर पाता। लेकिन फिर अचानक उनके मन में एक और ख्याल आता है। वो सोचते हैं, अच्छा ही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कलम भी तो चोरी हो गई थी। अच्छा ही है। क्या हर चीज को लिखना जरूरी है? जब अनुभव इतना बड़ा हो, इतना असल हो, तो शायद उसे शब्दों में बांधने की कोशिश ही बेकार है। शायद कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, लिखने के लिए नहीं।